नमस्कार बच्चों, यार क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बिजली को हाथ में पकड़ लिया था बच्चों। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया। अभी तक हमारे जो चैप्टर चल रहे थे पहले दो, जो कि थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, यानी चार्ज रेस्ट पे था। लेकिन हमने लास्ट क्लास में शुरू किया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पे चार्ज बच्चों मोशन में आ गया, चार्ज भागने लग गया। हमने लास्ट क्लास में करंट के बारे में बात की, ओम्स लॉ के बारे में बात की, करंट की डायरेक्शन, वोल्टेज से कैसे रिलेशन है उसका, ईएमएफ, ओम्स लॉ मतलब, और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। और जाते जाते हम लोगों ने जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी वो ये थी कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों, वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। वैसे वो बहुत सारी चीजों पे करता है, लेकिन रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। तो वो कैसे चेंज होता है, आज हमारी पढ़ाई तो वही है। अगर आपको याद हो तो आज हम पढ़ने वाले हैं, रिमोट कहाँ है, रिमोट यहाँ है, रिमोट इतनी दूर रखा हुआ है, ये रहा रिमोट बच्चों। तो आज हमें क्या बात करनी है, आज हमें बात करनी है कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे तो डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज और करंट पे, लेकिन ये किन किन पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सबसे पहला आ रहा है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लंबाई उसकी कितनी है बच्चों, एल है। अब अगर हम लोग एल के बारे में बात करें तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ भी सकते हैं, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में ही। लेकिन अभी हम फिलहाल अगर समझें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने पे, अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी बच्चों तो रुकावट भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी रुकावट, मैंने आपको लास्ट में बताया था कैसे आती है। समझो एटम्स के बीच में से कौन फ्लो होता हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ लो। तो उसको एक अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब मिलेगा। अब अगर लंबाई ज्यादा हुई तो वो अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एक मान लो आपने एक फुटबॉल को किक मारी रफ रोड पे, अब अगर रफ रोड की लंबाई ज्यादा है तो वो जो बॉल रोड को पार करके निकलेगी वो और कम वेलोसिटी, कम स्पीड से निकलेगी ना। ये एक रफ रोड है और ये एक रफ रोड है। आपने दोनों केस में फुटबॉल को सेम ताकत से 50 न्यूटन से फेंका। यहां से जब बॉल बाहर आएगी, यहां से जब बॉल बाहर आएगी तो कौन से वाले केस में उसकी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियस बात है फर्स्ट वाले में। क्यों भाई? क्योंकि सेकेंड वाले केस में जो रोड है वो बड़ी है, फ्रिक्शन ज्यादा झेलनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसा होगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, यानी करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर मैं एक डीसी वोल्टेज पे बात कर रहा हूँ, मैं एक बैटरी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप एक वायर लेते हो और उस पर एलईडी लगाते हो तो वो जलेगी। लेकिन अगर आप वायर बहुत बड़ी ले लो, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, और उसके बाद जाके एलईडी लगाओ, एलईडी नहीं जलेगी अगर बैटरी हमारी 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट और 3 वोल्ट के आसपास की है तो। क्योंकि लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस यानी रुकावट जो है वो बढ़ती रहती है। ओके बच्चों, तो पहला फैक्टर तो हो गया लेंथ। यानी अगर मैं बोलूं हमारे पास दो वायर्स हैं, मान लो ऐसे एक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये दो वायर हैं, एक वायर ए है, अच्छा इसको आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मत समझ लेना। दो वायर मान लेते हैं हमारे पास, एक वायर एक्स है, इस वायर को नाम दे देते हैं वायर एक्स, और एक वायर है हमारे पास वायर वाई। तो रेजिस्टेंस एक्स और रेजिस्टेंस वाई में एक्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है, एज्यूमिंग दैट बोथ हैव अदर फैक्टर्स जो कि सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, नेचर ऑफ मटेरियल सेम, बाकी सब कुछ सेम है। अबे सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा लेंथ पे है। लेंथ अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बच्चों बढ़ता चला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे डिपेंड करता है? अगेन ये हमारे पास एक वायर है, तो ये इसकी कुछ लंबाई है। अब हम लंबाई को जो है वो चेंज नहीं करने वाले, अब हम बात करने वाले हैं इसकी। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितने एरिया से इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो होंगे उसको पार करेंगे, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर अ सर्कुलर वायर, फॉर अ सिलेंड्रिकल वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। अब अगर मान लो एक वायर ऐसी है, अब ऐसी भी तो वायर हो सकती है, अब ये शेप बनाते कैसे मैं पता नहीं यार मुझे। मान लो एक ऐसी वायर, आप
क्या बना दिया आशु तूने, क्या कर रहा है तू ये, मतलब कुछ इमेजिनेशन नाम की चीज है तेरे में नहीं है, है भाई। चलो मान लो आपके पास एक वायर है जो कि ऐसी शेप की है एकदम, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हो सकती है यार रॉड है कोई, मान लो है ना, उसमें से करंट फ्लो करवा रहे हैं यार, तो जरूरी नहीं है वो पाई आर स्क्वायर। 99.9% केसेस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ सर्कल। बट यार ऐसा समझो ना, कोई ऐसे स्क्वायर क्यूबॉइड शेप की वायर दे दी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यूब या क्यूब कह रहा हूँ रेक्टेंगल या हमारा स्क्वायर हो गया, तो फिर एल इंटू बी हो जाएगा। मतलब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, ना कि पूरा एरिया लेना है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो आपके हिसाब से रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तो आंसर है इनवर्सली। हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अगर कॉमन सेंस की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया तो सेम रहेंगे। इसको ऐसे समझो कि पहले इतने एरिया में 50 इलेक्ट्रॉन थे, अब एरिया बढ़ गया तो 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले 50 इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा था, अब 100 इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है, और एरिया के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी फ्लो होंगे। इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक गेट है और उस गेट में मान लो एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ऑफलाइन में समझाता हूँ कि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं और एक गेट लगा हुआ है। अब मान लो कमरे में आग लगी तो सारे बच्चों को गेट से भागना है बाहर। अब अगर गेट इतना है कि भैया एक इंसान निकल पाए तो एक टाइम पे एक इंसान निकलेगा, लेकिन अगर गेट के साइज को डबल कर दूं तो अब उसी गेट से एक टाइम पे 2 इंसान निकल पाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही समय में ज्यादा निकल पाएंगे, तो करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये किसके, एरिया के। अब अगर मैं यहाँ पे 2 वायर बनाता हूं जिनकी लंबाई सेम रहे, जिनकी लंबाई सेम रहे, ये उसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया मान लो 2a हो गया, तो क्या ऐसा कहना ठीक है, अगर ये x वायर है ये y वायर है, तो जो रेजिस्टेंस है x का और जो रेजिस्टेंस है y का, इसका एरिया डबल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और x वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि उसका एरिया जो है वो a है, मतलब कि कम है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये किस पे भी डिपेंड करेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वह है नेचर ऑफ मटेरियल। यार ये तो ऑब्वियस है कि भैया चीज़ें नेचर ऑफ मटेरियल पे, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। अगर एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को इजीली फ्लो नहीं होने दे रहा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। अगर वो करंट को बहुत आसानी से फ्लो होने दे रहा है तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम बात करें फॉर कंडक्टर्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। फॉर, अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं ना, फॉर इसकी वैल्यू के बारे में भी बात करनी है अभी आगे, कि भैया कंडक्टर्स के लिए इसमें रेजिस्टिविटी की, अभी रेजिस्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको पता ही नहीं है, लेकिन इनको हमें वैल्यू वाइज भी बात करनी है। लेकिन फॉर कंडक्टर्स आर जो होता है वो बहुत लो होता है। फॉर इंसुलेटर्स आर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने, सॉल्यूशन कह रहा हूँ, सॉलिड चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिनके इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन हीट करने पे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स और फॉर एलॉयज, पहली बात तो एलॉयज और सेमीकंडक्टर ये दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेमीकंडक्टर्स आर जनरली 14 ग्रुप के एलिमेंट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके साथ क्या होता है, अगर आप इनको हीट करो तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा फ्री होते हैं, तो इनमें कंडक्शन बढ़ जाती है। दैट इज़
समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? ये दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और इनके केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है, और इनके केस में भी, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत लो, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, इसका रेजिस्टेंस आप कह सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे रहता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता। लेकिन दोबारा बता दूं, सेमीकंडक्टर और एलॉयज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करो इसकी और सेकेंड इक्वेशन की बात करो, तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली कैसे समझाएं नेचर ऑफ मटेरियल को, ध्यान सुनना। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम कंबाइन कर दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L था फर्स्ट के हिसाब से, और सेकेंड के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A था। अब अगर R प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली टू A है तो आ गया R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब हमारी मैथ्स कहती है कि अगर हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इक्वल का लगाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे जो लगाया वो है रो। हम लोगों ने यहाँ जो कांस्टेंट लगाया बच्चों रो, तो ये रो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। और ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो रो एक कांस्टेंट है इस इक्वेशन में। अगर रो इस इक्वेशन में कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू आप L, A और R चेंज करके तो चेंज नहीं कर सकते। क्या हम रो की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी इक्वेशन में लग रहा है तो उस इक्वेशन की चीज़ों को चेंज करके हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे इस इक्वेशन में हमने रो लगाया, अब रो को हम चेंज नहीं कर सकते बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ L और बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ A। रो को चेंज नहीं कर सकते इन वैल्यूज को चेंज करके। तो ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे, जिसके बारे में अगेन हमें डिस्कशन करनी है। नेचर ऑफ मटेरियल, जिसके ऊपर हमने रफली बात कर ली है इन टर्म्स ऑफ R, रो के टर्म्स में बात करनी है, और टेम्परेचर। अब वैसे आप अगर लगा सकते हो कि जो रो है अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो R बढ़ेगा। अब रो की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है फॉर इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स के लिए R की वैल्यू लो है तो रो की वैल्यू भी लो होती है, और सेमी कंडक्टर्स के लिए R की वैल्यू अगर इंटरमीडिएट है तो रो की वैल्यू भी इंटरमीडिएट होती है। इसको कहते हैं क्या है? रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। ऑल्सो अगर हम SI यूनिट ऑफ रो, अगर हम रो की SI यूनिट की बात करें तो R की यूनिट ओम, इसकी मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, यहाँ बच गया मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। तो R की यूनिट ओम थी, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो इससे एक मीटर कैंसिल हो गया, रो की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। तो रो की SI यूनिट होती है ओम मीटर। अब R इज इक्वल टू रो L बाई, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। अभी तो हमने इसे ओरली बाय कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन कह लो इस तरीके से लिखा, लेकिन इस फॉर्मूले को हमें प्रॉपर तरीके से डिराइव भी करना है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि R अगर रो L बाई A है तो इसका मतलब R को चेंज करने के लिए हम V और I तो चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन R बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से फैक्टर है? रो है, L है और A है। अगर मैं रो बढ़ाऊंगा तो भी R बढ़ेगा। रो कैसे चेंज होता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे चेंज होता है। इनको चेंज करके वो हमने बात कर ली। L को चेंज कैसे करें? लंबाई बढ़ा दो। A को चेंज कैसे करें? मोटी वायर ले लो या पतली वायर ले लो। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इसकी भी बात हमें करनी है। अब ये जो पूरा हिस्सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। ये कोई नई पढ़ाई, न्यू पढ़ाई नहीं है, ये सारी 10th क्लास की पढ़ाई है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, डन, पक्का? कोई सवाल? आगे बढ़े? पक्का? चलिए अब बात करते हैं। ओए अच्छा, यहाँ पे जगह थी क्या? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की तो हमने यहाँ बात कर ली कि R होता है रो L बाय A।
रो का फॉर्मूला क्या आ गया, R इंटू में A/L। तो अगर मैं यहां से बात करूं यूनिट ऑफ रो की, तो R की यूनिट आ गई ओम, एरिया की आ गई मीटर स्क्वायर, और लेंथ की आ गई मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर आंसर आ गया। ओके ओके बच्चों, डन है बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। चलिए बच्चों, अब यहां पे आ रहा देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। हमने यहां पे बात की अगर R की वैल्यू लो है तो वो कंडक्टर है, या कंडक्टर है तो R की वैल्यू लो है, इंसुलेटर है तो R हाई है, सेमीकंडक्टर या एलॉयज हैं तो R इंटरमीडिएट है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हमें वैल्यू वाइज बात करनी है। अब अगर हम बात करें कंडक्टर्स तो उनके लिए R की वैल्यू कम होगी, तो R कम होगा तो रो भी तो कम हो जाएगा ना। अब कितना कम होगा, 10 की पावर -8 से लेके -6 ओम मीटर तक इसकी वैल्यू रहती है। यानी फॉर कंडक्टर्स इसकी वैल्यू ना के बराबर है, 0.000001, इतना रेंज का, ये बहुत छोटा, ना के बराबर इसकी वैल्यू रहती है। तो फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत लो होती है। कितनी लो होती है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6। क्या हमें ये वैल्यू याद रखनी है? हाँ, याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ना इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा एक न्यूमेरिकल में आपको रेजिस्टिविटी निकालने को बोलेंगे। रेजिस्टिविटी आने के बाद ना आपसे पूछेंगे कि बताओ अब आपके पास जो सब्सटेंस आया है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। तो काइंड ऑफ रेंज पता होनी चाहिए कि अगर 10 की पावर -6 -8 के रेंज में आंसर आ रहा है तो वो कंडक्टर है। ऐसे अगर रेंज आ रही है 10 की पावर 4 या इसके ऊपर कितने भी, तो वो होगा हमारे पास इंसुलेटर। अब आप देखो कितनी हाई वैल्यू है, 10 की पावर 4 मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10,000 या उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती है। एंड सेम गोज फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स या फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ एलॉय। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर और एलॉय ये सेम चीजें नहीं होती। मैं चाहे यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार, कहीं कोई क्या समझ ले पता नहीं, फिर कह दे गलत पढ़ाता है दाढ़ी वाला। सेमीकंडक्टर्स and alloys are two different things, लेकिन इनकी जो रेजिस्टिविटी या जो रेजिस्टेंस है उसके साथ ये कॉमन बात है कि ये दोनों ही, इन दोनों के लिए ही रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स के मुकाबले कम होता है लेकिन कंडक्टर्स के मुकाबले ज्यादा रहता है। अब सेम रेजिस्टिविटी के लिए देखो, इनकी रेंज 10 की पावर -6 से 10 की पावर +4 तक रहती है, यानी इंसुलेटर से तो कम लेकिन कंडक्टर से ज्यादा। और यही मैंने आपको लिखवाया था कि इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होती है, बीच में लाए करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, सेमीकंडक्टर्स की। अगेन सेम गोज फॉर एलॉयज, बट सेमीकंडक्टर और एलॉयज आर टू डिफरेंट चीजें। डन? ओके, पक्का? आगे बढ़े। चलिए, अब आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होती है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, इससे पहले एक मैं छोटी डेरिवेशन करवाऊं थोड़ा सा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया है तो आपको ये वाला हिस्सा पता नहीं है। अगर हमने सॉलिड स्टेट किया होता तो ये करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम जानते हैं। लेकिन आप में से बहुत ही कम बच्चों ने जो एंट्रेंस कर रहे हैं उन्होंने शायद कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज सॉलिड स्टेट तो डिलीट हो गया था तो बच्चा इस पे ध्यान नहीं देता है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर के साथ अगर कनेक्ट करें तो फॉर कंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टेंस है या फिर जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसको समझेंगे ऐसे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ेगी भाई? टेम्परेचर को बढ़ाने से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लग जाएंगे।
आप एक कंडक्टर को, एक सॉलिड के लैटिस को इमेजिन करो। अब आप उसे गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पे उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके आयंस, उसके कर्नल्स, जो भी आप कह लो, वो बहुत ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर वो बहुत ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जाना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल हो जाएगा बे, डिफिकल्ट हो जाएगा बे। तो एक कमरे में बहुत सारे पेंडुलम टंगे हुए हैं, पेंडुलम टंगे हुए हैं। वो पेंडुलम बहुत प्यार से ऐसे करके ऑसिलेट हो रहे थे। तो बीच में जगह बना के यूं निकल जाएगा ना, जगह बना के निकल जाएगा ना। लेकिन अगर पेंडुलम बहुत तेज ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो तेरा जाना पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तेरा जाना थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, तेरा फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन ये कंडक्टर्स की बात हो रही है, ये कंडक्टर्स की बात हो रही है। अब अगर यही बात हम लोग किसके लिए करें, इंसुलेटर्स के लिए करें, अगर यही बात हम लोग करें इंसुलेटर्स के लिए, तो इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। यार देखो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, उनको आप कितना मर्जी हीट कर लो। यार देखो, मैं ना आपको यहाँ पे कंपैरिजन देता हूँ सेमीकंडक्टर के साथ, आप समझ जाओगे। जब मैं आपको कंपैरिजन दूंगा ना सेमीकंडक्टर के साथ, आप समझोगे। फॉर सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब होता क्या है, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, लेकिन हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स उनके एक बैंड से दूसरे बैंड में कूदना शुरू कर देते हैं। वो उनको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अभी आप छोड़ दो, क्योंकि ये पढ़ाई सॉलिड स्टेट की थी। आप में से कुछ ने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर अभी आप छोड़ दो। इतना फोकस करो कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लग जाते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते, वो उन्होंने छुपा के रखे होते हैं। हीट करने पे ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स के पास तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो ही नहीं सकते ना, है ही नहीं है ना, उनके पास तो सारे के सारे खर्च हो गए ना, बॉन्डेड है ना, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उनको एक्साइट कराना इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज जस्ट लाइक आप रोड पे जा रहे हो और आपके सामने एक डकैत आ जाता है, आपके चाकू रख देता है बेटा वहां पे मतलब गले पे। और क्या यार, और कहाँ रखते हैं चाकू? गले पे वो आपका चाकू रख देता है और वो कहता है कि भाई आप मुझे पैसे दो वरना मैं काट दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शुरू में कहोगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, वो हल्का सा कट मारेगा आपके, आप कहोगे अरे अरे भाई तो सच में मार दे। वो कहता है ठीक है मेरे पास 100 रुपए हैं, वो और कट मारेगा, वो कहेगा नहीं, आप कहोगे नहीं भाई मैं 200 रुपए। ऐसे करते करते आपके साथ जब वो जबरदस्ती करेगा तो वो आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे। तो आप सेमीकंडक्टर हो, आपने छुपा के रखे हुए थे। लेकिन अगर आप खुद ही भिखमंगे हो, आप खुद ही गरीब हो, आपके पास 1 रुपए नहीं है जेब में, अब वो आपका गला काटे या वो आपका हाथ काटे, क्या यार, वो आपका गला काटे, वो आपका हाथ काटे, वो कुछ भी काटे, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप मना ही करते रह जाओ। आप कहोगे नहीं है भाई मेरे पास, नहीं है भाई मेरे पास, नहीं है भाई। वो एक एक करके आपके सारे अंक काटता जाए, लेकिन आप पैसे दोगे भी कैसे? तो यही होता है इंसुलेटर के साथ, जितना मर्जी हीट कर लो उनको, उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाले। आप ये समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंसुलेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, अगर हम क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कम करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होने लग जाते हैं बच्चों, फ्री होने लग जाते हैं, फ्री। ओके बच्चों, अब हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हमें बात करनी है, ध्यान रखिएगा, फॉर कंडक्टर्स। अब हम ये तो हमने ओरली तो हमने देखो सबको पढ़ लिया, तीनों को पढ़ लिया, लेकिन मैथमेटिकली हमें सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर? कंडक्टर्स के ऊपर। कंडक्टर्स के ऊपर मैथमेटिकली फोकस करना है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम
वही फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी के लिए भी सुपर इम्पोज कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ इतना कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जब आप हीट करोगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आंसर है हाँ। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप चेंज करोगे रेजिस्टेंस में उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप चेंज करोगे रेजिस्टेंस में उतना ज्यादा बदलाव आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या चेंज इन रेजिस्टेंस आपके ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, जिसको हम R1 कह देते हैं? तो आंसर है हाँ करेगा। क्यों नहीं करेगा? जितना ज्यादा आपका पहले से ही रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। आपको शायद पता हो 10th क्लास हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर आपका पहले से ही रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट करने पे और ज्यादा इफेक्ट आएगा, करंट पास कराने पे और ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो आपका रेजिस्टेंस का चेंज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे, लेकिन वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो क्या आपका चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी और R डैश के R1 के विच इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आके इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं अल्फा। अभी हम बात करेंगे ये अल्फा क्या है। ये है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको ये फॉर्मूले देख के कुछ याद आ रहा है तो आप होशियार बच्चे हो। 11th क्लास का लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन याद है ना, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आपको वो याद आ गया है तो भाई साहब आपकी याददाश्त बहुत तेज है। भाई साहब और बहन जी, दीदी, ऐसे बोलता हूँ यार, ऐसे बुरा मत माना करो। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, मैं आपको करवा रहा हूँ समझाने के लिए कि कहाँ से आपको तो फाइनल रिजल्ट याद करना है। दोबारा से, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करोगे। दूसरा, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। अब डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी R1 हो गया। अब डेल्टा R इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी R1 हो गया। अब मैं डेल्टा R को क्या लिख सकता हूँ? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी R1, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां से आ गया R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी R1। यहां से R1 कॉमन आ गया है तो R2 इज इक्वल टू R1 कॉमन आ गया है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस फॉर्मूले के ऊपर हमारे पास NCERT ने 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज, मतलब मुझे नहीं पता कितने हैं, मान लो एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है तो 15 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले के ऊपर है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 15 में से 3-4 क्वेश्चन इसी अकेले फॉर्मूले के ऊपर है भाई मेरे। अब इसी फॉर्मूले, ये क्या है? नया रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज करने पे। ये क्या है? पुराना वाला रेजिस्टेंस है हमारा, ये पुराने वाला रेजिस्टेंस है हमारा 1 है। अल्फा क्या है भाई? वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गया? आई होप डेल्टा R से R की यूनिट कैंसिल हो गई तो केल्विन इनवर्स हो जाएगी, है ना। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसकी ओम, इसकी ओम, ओम से ओम कैंसिल, ये केल्विन, इधर आएगा तो केल्विन इनवर्स, तो SI यूनिट हो जाएगी केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को, ये तो हमने भैया रेजिस्टेंस की पढ़ाई कर ली, क्या इसी फॉर्मूले को हम रेजिस्टेंस की बजाय रेजिस्टिविटी में भी बदल सकते हैं? आंसर है यस। क्या इसी फॉर्मूले को हम रेजिस्टेंस की बजाय रेजिस्टिविटी में बदल सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं आओ चेक करें। क्या मैं R की जगह रो L बाय लिख दूं? रो L बाय A, लेकिन यहाँ पे नया वाला रो आएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ? रो L बाय A, लेकिन यहाँ पे पुराना वाला रो आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे L बाय A से L बाय A क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल फॉर्मूला, ध्यान रखना मैंने यहाँ लिखा है अलग से। ओए नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से L बाय A से L बाय A कैंसिल हो गया, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट कि भैया लेंथ एंड A चेंज नहीं हो रहे विद चेंज इन टेम्परेचर। ऑल्दो लेंथ और A में थोड़ा बहुत बदलाव तो टेम्परेचर के साथ आता है, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि नहीं आ रहा, बिकॉज फोकस इज change in resistance and change in resistivity only, although there will be some
इग्नोर कर सकते हैं ना उसको, इतना ज्यादा नहीं होगा एल और ए में चेंज। तो एल और ए से एल और ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन आ गया वो आ गया रो नया वाला इज इक्वल टू रो पुराने वाला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वे डेल्टा टी इज चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया इसके ऊपर और इसके ऊपर। भाई साहब मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि इस बार बोर्ड, हालांकि बहुत टाइम से बोर्ड में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है बच्चों कि इसके ऊपर एक सवाल आपको इस साल जरूर मिलेगा ही मिलेगा, मेरा दिल कह रहा है पक्का। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो इसके ऊपर हमारे को एक न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलता ही मिलता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यार, अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बच्चों, इसके ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, रेजिस्टेंस जो है एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, लेकिन टेम्परेचर के लिए अलग फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ सवाल NCERT के। एक स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ, एक वायर दे रखी है 15 मीटर की और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 6 इंटू में 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। आपको रेजिस्टिव, लो जी बच्चों ये सवाल नहीं है, ये है लव लेटर। मैंने आपको हमेशा से बताया है ये सवाल नहीं होते हैं, लव लेटर होते हैं। ये प्यार भरे बेगाम नहीं पैगाम, ये प्यार भरे पैगाम होते हैं बच्चों, जो कि बस न्यूमेरिकल की फॉर्म में लिखे जाते हैं। आप किसी को भी आप ये क्वेश्चन लिख के भेज दो, ओ भाई साहब आगे से आई लव यू टू नहीं आया तो मुझे बताना, क्योंकि ये सवाल में आप देखो यार LAR आपको दे रखा है, आपको रो निकालना है, क्या बात कर दी यार। मतलब कम से कम रेडियस दे देते हमको, हमसे थोड़ी मेहनत तो करा लेते हैं, हम पाई आर स्क्वायर करके एरिया तो निकालते हैं, कम से कम सीधा एरिया भी दे दिया बच्चों, आई लव यू भी लिखा हुआ है। तो बताओ सबसे पहले तो R इज इक्वल टू रो L/A। R कितना हमारे पास 5, रो हम लोगों को बच्चों निकालना है, एरिया हमें क्या दे रखा है, पहली बात तो लेंथ हमें दे रखी है 15 और एरिया हमें दे रखा है 6 इंटू में 10 की पावर -7। इसको काटा जहां तक मुझे लग रहा है 3 आ गया, तो रो हमारे पास कितना आ गया, ओ ले जी। यहाँ तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है बच्चों, कैलकुलेशन भी आसान है। लो जी भाई, ये तो आई लव यू के साथ साथ एक पारी भी दे रखी है, पारी मतलब एक पुच्ची भी दे रखी है बच्चों। तो रो हमारे पास आ गया है, कैलकुलेशन बाकी देखना, ये ना मैंने भावनाओं में बह के कैलकुलेशन। तो रो आ गया 2 इंटू में 10 की पावर -7। फिर आगे से ये पूछा हुआ है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट साइड, तो ठीक है। अब अगर मान लो इसी में पूछा हो कि ये एक कंडक्टर है, इंसुलेटर है या क्या है, तो क्या बोलोगे जल्दी बताओ। तो 10 के पावर -7 रेंज है, 10 के पावर -7 रेंज है, तो ये एक कंडक्टर है। अगर रेंज होती 10 की पावर -2 या 10 की पावर 1 तो ये होता है एक सेमीकंडक्टर। अगर तो 10 की पावर 4 से भी ज्यादा तो ये क्या हो जाता बच्चों, ये हो जाता एक इंसुलेटर। ओके डन है, पक्का। अगला सवाल, what will be the effect on the resistance and resistivity if length of the wire is doubled। नर्सरी क्लास का सवाल है, लेकिन एग्जाम में आप एक नंबर का बच्चा गलती करता है। R का फॉर्मूला है रो L/A, हमने नई वाली लेंथ को पुरानी वाली लेंथ से डबल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन ऐसे तो तब लिखना जब MCQ आ रहा हो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स का तो सॉल्व करके दिखाना होगा कि ठीक है भैया हमारी लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो नया वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा रो नई वाली लेंथ अपॉन में एरिया, नई वाली लेंथ अपॉन में एरिया। रो नई वाली लेंथ कितनी है, पुरानी वाली लेंथ के दुगनी है, तो नया वाला एरिया हो गया दुगना ऑफ रो L/A। तो नया वाला रेजिस्टेंस हो गया दुगना ऑफ पुराने वाला रेजिस्टेंस, नया वाला रेजिस्टेंस हो गया दुगना ऑफ पुराने वाला रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, लेकिन आपसे ये भी पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, वो तो आपने बता दिया, लेकिन रेजिस्टिविटी पे भी तो फर्क बताओ। तो रेजिस्टिविटी पे फर्क कैसे बताएंगे, कॉमन सेंस की बात है। ऑल्सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट ओनली, ये शब्द मैंने लिखवाया था भूलेंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, एज इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, क्या हो रहा है ये, एंड
टेम्परेचर। व्हाट इज दिस, बोर्ड खराब हो रहा है क्या? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये सिर्फ देख लो शब्द कैसे गायब हो रहे हैं बीच बीच में से, कोई बात नहीं। ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं करता बच्चों। तो अगर हम लेंथ को डबल कर दें, 4 गुना कर दें, 20 गुना कर दें, एरिया को 50 लाख गुना कर दें, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डन है? ओके, तो यहां पे हमने आज रेजिस्टेंस की बात की कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे किस किस तरीके से और कैसे कैसे बच्चों डिपेंड करता है। ओके, अगली क्लास से हम डेरिवेशन शुरू कर देंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने डेरिवेशन नहीं किए, आई नहीं ना, लेकिन अगले लेक्चर से डेरिवेशन शुरू कर देंगे। चैप्टर काफी बड़ा है, तो हर एक लेक्चर को आप ध्यान से देखते चले जाए। थ्योरी वाले को आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि तभी डेरिवेशन समझ में आएंगी। ये जैसे हमने बाकी सारे चैप्टर तो 3-3, 4-4 या 5-5 लेक्चर में किए, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा चलेगा। एक आध लेक्चर बड़ा ले लेंगे 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, ताकि ये चैप्टर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके बच्चों, और इसके बाद जो आएगा 4th, वो तो माय गॉड विशाल चैप्टर है। देखते हैं, चलो समय का खेल है, बात करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ये सारे फॉर्मूले याद करते चले जाएं, और डेरिवेशन अगर ढंग से कर रही हैं तो बेसिक्स पहले दोनों लेक्चर के स्ट्रांग होने चाहिए। थैंक यू।